स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एचजीपी भी लिखते हैं, एचजीपी। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो एचजीपी है, ये बहुत ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो इसके बारे में जितनी भी थ्योरी है वो मैंने आपके सामने लिख दी है, ताकि हम कोई भी पॉइंट मिस ना करें। जो पॉइंट्स मैं इसके बारे में बताऊंगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, आपको वो पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुनना और कंसंट्रेट होकर समझना। ठीक है, हमारा जो फ्लो है चैप्टर का, उस फ्लो से थोड़ा हटके ये टॉपिक है, और ये टॉपिक है क्या उसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है इस टॉपिक की, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में गिवन है, उस एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें एक दो कंसेप्ट और समझने होंगे, जो कि शायद हम बायोटेक्नोलॉजी में जाके पढ़ते। लेकिन यहाँ पर भी मैं बताऊंगा आपको वो कंसेप्ट क्या है, फिर बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत रिपीट कर सकते हैं हम उस कंसेप्ट को। अगर मैं बात करूं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, तो आपको पहली बात तो पता चल रही है कि ये प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि ह्यूमन रिलेटेड है। एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट है जो कि ह्यूमन से रिलेशन रखता है कुछ ना कुछ, और ह्यूमन जीनोम से रिलेशन रखता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोम? तो जीनोम का मतलब होता है ऑल द जीन्स, all the genes present in single set of डीएनए। आपकी बॉडी में जो हैप्लॉइड सेट ऑफ डीएनए है, उसमें जितने भी जीन्स प्रेजेंट हैं, क्यों हैप्लॉइड कह रहा हूं? क्योंकि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में दो सेम कॉपी होती है। ठीक है, अगर मैं डिप्लॉइड की बात कर रहा हूं तो उसमें दो सेम सेम क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, दो सेम डीएनए की कॉपी होती है, तो जो हाफ कॉपी है उसी की जो है रेप्लिका है दूसरी कॉपी। तो आपको दोनों को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हाफ हाफ कॉपी को भी अगर आप स्टडी कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों दोनों एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो जीनोम का मतलब होता है ऑल सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन सिंगल सेट ऑफ डीएनए या सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो सिंगल सेट ऑफ या एक सेट ऑफ डीएनए पे जितने भी जीन्स प्रेजेंट है, उनकी स्टडी करने के लिए, उनको सीक्वेंस करने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अभी प्रोजेक्ट हमें हेल्प कैसे करेगा ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं डीएनए की, तो हमें पता है कि डीएनए के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जीन्स किस फॉर्म में प्रेजेंट है डीएनए में? एक्चुअल में मैं जीन्स बोल किसको रहा हूं? तो जीन्स बोलते हैं हम किसको? सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को। जैसे यहाँ पे ए जी टी टी सी ए जी जी, तो कुछ कोड्स प्रेजेंट है। एक फिक्स पैटर्न ऑफ जो न्यूक्लियोटाइड है, फिक्स पैटर्न ऑफ कोड है, इसी को हम कहते हैं क्या? जीन। जो कि क्या बना सकता है? प्रोटीन बनवा सकता है। तो वो कोड्स, ठीक है, वो सेट ऑफ सीक्वेंस जो कि प्रोटीन बना सकता है, उसको हम बोलते हैं जीन्स। अगर आपको जीन्स के बारे में पता चल जाए, जीन्स के सीक्वेंस के बारे में पता चल जाए, तो आप ये प्रोटीन आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज कर सकते हो लैब के अंदर, या इंडस्ट्रियल लेवल पे भी सिंथेसाइज कर सकते हो। तो अगर आपको ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट पाए जाने वाला कोई भी प्रोटीन बनाना है, और आपको सीक्वेंस पता चल जाए इस जीन का क्या है, इस जीन का सीक्वेंस क्या रहेगा, ठीक है, एटीजीसी की टर्म्स में, ऑब्वियसली डीएनए है तो चार टाइप के बेसिस होंगे, और ये चार टाइप के बेसिस रैंडमली किसी भी फॉर्म में क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। और वही कोई भी रैंडम फॉर्म, सेट ऑफ बेसिस, सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है वो कहलाता है जीन। अगर इस जीन का आपको सीक्वेंस पता चल जाएगी कि क्या सीक्वेंस है, ठीक है, और आप उस सीक्वेंस को स्टोर कर लो, तो आपको पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो केमिकल कंपाउंड है, और केमिकल कंपाउंड को हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? आप उस जीन को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकते हो, और उस जीन को फिर अलग अलग जगहों पे आप यूज कर सकते हो। अलग अलग जगह का मतलब है, अगर आपको पता चल जाए कि जीन कौन सा है, अगर आपको पता चल गया कि जीन का सीक्वेंस क्या है, तो आप इस सीक्वेंस से आर्टिफिशियली लैब के अंदर प्रोटीन बना सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन। अगर आपको पता चल जाए कि ह्यूमन की बॉडी में इंसुलिन बनाने वाले जीन का सीक्वेंस क्या है, इंसुलिन बनाने वाले जीन का सीक्वेंस क्या है, इन द फॉर्म ऑफ एटीजीसी, ये सीक्वेंस क्या है, कितनी बार रिपीट कर रहा है, कितना लंबा है, तो आप आर्टिफिशियली वो जीन सिंथेसाइज कर सकते हो, और उसकी मदद से आप क्या बना सकते हो? प्रोटीन बना सकते हो। ठीक है, विच इज इंसुलिन, और उसका बहुत ज्यादा कमर्शियल और मेडिसिनल यूज है, हमें पता है। दूसरा आप क्या कर सकते हो? अगर किसी की बॉडी के अंदर जीन खराब है, तो आप जीन थेरेपी कर सकते हो। जीन थेरेपी के बारे में हम बायोटेक्नोलॉजी में और अच्छे से पढ़ेंगे। बस आप ये समझ लो कि किसी ऑर्गेनिज्म में मैं जीन को रिप्लेस कर सकता हूं। अगर किसी ह्यूमन के अंदर कोई खराब जीन है, तो उसको रिप्लेस करके मैं क्या लगा सकता हूं? उसकी जगह पे ठीक वाला जीन लगा सकता हूं। तो उसके लिए मेरे को क्या जरूरी है? उसके लिए मेरे को ये जरूरी है कि मुझे सीक्वेंस पता हो। किसका? जीन का। कि जीन का एक्चुअल में सीक्वेंस है क्या, ठीक है, कितना लंबा है जीन, कितने न्यूक्लियोटाइड्स कैसे कैसे रिपीट कर रहे हैं। ऑब्वियसली चार ही न्यूक्लियोटाइड होंगे, ए टी जी सी, ठीक है, लेकिन वो कितने कितने कैसे कैसे रिपीट कर रहे हैं, क्या रैंडम सीक्वेंस है उनका, अगर मुझे पता चल जाए, तो मेरा बहुत यूज हो सकता है, जो कि आज हमें पता है। और किस वजह से पता है? एक प्रोजेक्ट की वजह से, जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट किया गया था? आपको एम समझ में आया? इसका एम था ह्यूमन जीनोम का, ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए पे, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, डीएनए पे जो भी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, उनका सीक्वेंस क्या है, पूरे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पता चल जाए अगर हमें, तो हमारा बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। अब ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन जीन को, ह्यूमन जेनेटिक्स को और अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। हम स्टडी करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि मैं इसको बड़ा प्रोजेक्ट क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 1990 के अंदर और खत्म हुआ 2003 में। 13 साल लग गए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितने साल लगे? 13 साल लगे। ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट किया था
दो इंस्टीट्यूशंस ने, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये दो डिपार्टमेंट्स ने क्या किया था, इसको कोऑर्डिनेट किया था। अगर मैं बात करूं तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। मेगा प्रोजेक्ट मतलब ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। एक रीजन है इसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कहने का, तो जरा समझो। एस्टीमेट लगाया गया, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले एस्टीमेट लगाया जाता है कि इसमें कितना खर्चा आएगा, कितनी लेबर लगेगी, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या मेहनत हमें करनी पड़ेगी, कितने सेक्टर्स हैं, वो सब गोल्स हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं बात बताऊं एस्टीमेट की, तो एस्टीमेट लगाया गया कि ह्यूमन जीनोम के अंदर, ह्यूमन डीएनए के अंदर लगभग कितने बेस पेयर हैं, 3 इंटू 10⁻⁹, मतलब 9 बिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट है। बीपी का मतलब बेस पेयर्स, और बेस पेयर्स क्या होते हैं आपको पता है। अगर ए बॉन्ड विद टी, ठीक है, डीएनए के ऊपर एक स्टैंड पे ए है तो दूसरे पे टी होगा, इसको मैं कहता हूं एक बेस पेयर। ठीक है, जी बॉन्ड विद सी, ट्रिपल बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसको अपन कहेंगे क्या, दूसरा बेस पेयर। तो ऐसे कितने बेस पेयर प्रेजेंट है ह्यूमन जीनोम के ऊपर, तो 3 इंटू 10⁻⁹, मतलब 3 बिलियन बेस पेयर प्रेजेंट है। और उस वक्त एस्टीमेट लगाया गया कॉस्ट का कि कॉस्ट आएगी इन सारे बेस पेयर को सीक्वेंस करने की, सीक्वेंस मतलब इनको पता करने की कौन से नंबर पे कौन सा सीक्वेंस है और इनका पैटर्न क्या है। ठीक है, हर एक बेस पेयर को पता लगाने की कॉस्ट आएगी लगभग 3 बिलियन, ठीक है, सॉरी $3, और ये यूएस डॉलर्स है। ठीक है, $3 आएगी हर एक बेस पेयर के लिए। तो लगभग आइडिया लगाया गया कि ह्यूमन जीनोम के अंदर 3 बिलियन बेस पेयर थे, 3 जो है डॉलर हर एक बेस पेयर पे खर्चा होगा सीक्वेंस करने के लिए। तो टोटल कॉस्ट जो थी इस प्रोजेक्ट की वो आई 3 बिलियन यूएस डॉलर्स, सॉरी 9 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो 9 बिलियन यूएस डॉलर्स 1990 में एस्टिमेट की गई थी इसकी कॉस्ट। ठीक है, इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ऊपर चली गई। ठीक है, ज्यादा खर्चा आया इसके अंदर। क्यों आया, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ इकोनॉमी चेंज करती है, चीजें महंगी होती है। ठीक है, तो इसीलिए इस पे खर्चा आया। अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं कि क्यों इसको मेगा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उससे पहले जरा ये समझो कि इतना खर्चा आएगा तो कोई ना कोई फाइनेंस करने के लिए आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन या कोई ना कोई ट्रस्ट चाहिए। तो वेलकॉम ट्रस्ट यूके ने सबसे पहला, ये सबसे पहला पार्टनर था और सबसे मेजर पार्टनर था। उसके बाद बाकी कंट्रीज ने भी इन्वेस्ट किया इस प्रोजेक्ट के अंदर, बाकी कंट्रीज भी जुड़ी। कौन कौन सी कंट्री थी, जापान, जर्मनी, चाइना और फ्रांस। ये जो कंपनी, ये जो कंट्रीज हैं, इन्होंने भी भरोसा जताया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर कि हाँ, ये आने वाले टाइम में हमें हेल्प करेगा और हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन जीन पे सीक्वेंस क्या है। ठीक है, और वो सीक्वेंस अगर पता चल जाए तो मैं न्यूक्लियोटाइड को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज भी कर सकता हूँ, इससे बीमारियां भी ठीक कर सकता हूँ बहुत सारी, और इससे मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोडक्ट्स भी बना सकता हूँ, मतलब अपनी प्रोटीन जो है वो बाहर भी बना सकता हूँ। तो अगर मैं बात करूं फैक्ट्स की, तो ये कुछ फन फैक्ट है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है समझने के लिए ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। मेगा प्रोजेक्ट कहने का इसको रीजन क्या है। तो अगर मैं बात करूं ह्यूमन जो जीनोम है उसपे जो सीक्वेंस है उसमें सिर्फ आपको 4 अल्फाबेट्स दिखेंगे। ठीक है, या 4 लेटर दिखेंगे, ए, टी, जी और सी। और यही लेटर्स बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, और किसी भी रैंडम फॉर्म के अंदर रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, उसी को हम कहते हैं सीक्वेंस। तो किसी भी रैंडम फॉर्म में रिपीट कर रहे हैं, वही रैंडम फॉर्म हमें पता करनी है क्या है। ठीक है, तो ए, टी, जी, सी। अगर मैं इनको स्टोर करने के लिए, इनके सीक्वेंस को स्टोर करने के लिए किताब का यूज करता उस वक्त, ठीक है, अगर किताब का यूज किया जाता, ठीक है, या जाए, तो लगभग 3300 किताबें लग जाएंगी। 3300 किताबें लग जाएंगी ये पूरा सीक्वेंस लिखने में आपके जीनोम के, ह्यूमन जीनोम के। मतलब आपने किताब का यूज किया लेटर लिखने के लिए और आप लिखते जा रहे हो कि ए, टी, जी, जी, सी, टी, ए लिखते जा रहे हो। ठीक है, और ऐसी किताब है जिसमें 1000 पेज है और हर एक पेज पे 1000 लेटर आ सकते हैं। ठीक है, ऐसी किताब जिसके हर एक पेज पे ऐसे कितने लेटर आ सकते हैं, 1000, और किताब में कितने पेज है, 1000 पेज है। ऐसी 3300 किताबें लग जाएंगी, और जो लेबर लगेगी वो तो अलग ही है। ठीक है, तो इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट था कि 3300 किताबें हाथ से लिखनी पड़ती है, आपको प्रिंट करानी पड़ती है किसी भी तरीके से, जिसमें 1000 लेटर एक पेज में आ सकते हैं और 1000 पेज है किताब के अंदर। ठीक है, तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कुछ आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा था। 3300 किताबें लग जाती, इतनी मोटी मोटी, और 1000 पेज की किताब बहुत छोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी होती है, और एक पेज जिसपे 1000 लेटर्स आ सके वो पेज भी छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो बड़ी बड़ी 3300 किताबें लग जाती। ठीक है, इसीलिए आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से जो डेटा मिल रहा होगा आपको, मतलब जो जब प्रोजेक्ट किया गया ये, तो आपको जो भी डेटा मिल रहा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, उसको स्टोर करना एक अलग सरदर्दी थी। इसीलिए इस प्रोजेक्ट के दौरान इन 13 सालों में एक अलग ब्रांच डेवलप हो गई बायोलॉजी की, कि आप किताबों का यूज करके, हाथों पेंसिल का यूज करके या प्रिंटर वगैरह का यूज करके बहुत ज्यादा डेटा को स्टोर नहीं कर सकते, और वो डेटा ज्यादा टाइम तक हो सकता है ना रहे। ठीक है, उसके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो एक अलग ब्रांच डेवलप हो गई किसकी, साइंस की। तो साइंस की एक अलग ब्रांच डेवलप हुई जिसका नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ब्रांच का नाम क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान डेवलप हुई, इसी के साथ डेवलप हुई, और ये किसके साथ डील करती है, ये डील करती है कलेक्शन एंड एनालिसिस, या कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डेटा। ठीक है, कि जो भी जीनोम से आपको डेटा मिला उसको कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो अब आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का यूज करना शुरू कर दिया, कंप्यूटर्स का यूज करना शुरू कर दिया, किसको, डेटा को स्टोर करने के लिए। और वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का यूज करती है और कंप्यूटर्स का यूज करती है, और डेटा की एनालिसिस के लिए भी कंप्यूटर्स का यूज करती है, उसको हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। कब डेवलप हुई थी, ड्यूरिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसलिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स यहाँ पे पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये एक अलग ब्रांच है बायोलॉजी की। ठीक है, और क्यों डेवलप हुई, क्यों जरूरत पड़ी आपको, ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि डेटा इतना बड़ा है कि आप
ऐसे नॉर्मली स्टोर करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी इसको, ठीक है। तो एक तरीके से आपने जो डेटा को स्टोर करने के टूल है उसको भी डेवलप करते गए जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता गया, ठीक है। तो आप अपने डेटा स्टोर करने की जो मेथड्स हैं उसको भी इंप्रूव कर रहे हो, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो ये है कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन जो कि आप फैक्ट मान सकते हो, कब कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कितने साल तक चला, किसका कौन सी इंस्टीट्यूशंस ने इसको कोऑर्डिनेट किया, फंडिंग कहां से हुई इसकी, और इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो छोटे छोटे आपके क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से कि कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कितने साल तक चला। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन आ जाती है 1 मार्क्स में, तो आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं मेथोडोलॉजीज की कि क्या मेथड यूज किया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, तो मैं आपको पहले ही बता दूं हमें बहुत डिटेल में मेथड नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको समझने के लिए जो है बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, तो ये हमें अपने सिलेबस के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। जो जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लाके रख दी है, तो जितनी भी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे वो जरूर याद रखनी है आपको। मेथोडोलॉजीज की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं ह्यूमन डीएनए की बात कर रहा हूं, तो हमारे डीएनए के ऊपर 2 टाइप के सीक्वेंस प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। एक कहलाता है कोडिंग सीक्वेंस, एक कहलाता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस। नॉन कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है डीएनए के ऊपर जो कि एमआरएनए बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। मतलब डीएनए का वो सेगमेंट, वो सीक्वेंस जो कि एमआरएनए बनाने में हेल्प कर रहा है, एमआरएनए बनाने में हेल्प कर रहा है तो उसका मतलब प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा है, तो उस सीक्वेंस को हम कहेंगे कोडिंग, मतलब ये कोड करेगा प्रोटीन के लिए। और नॉन कोडिंग का मतलब ये प्रोटीन के लिए कोड नहीं करने वाला है, ठीक है। इस सीक्वेंस का काम क्या है ये हम पढ़ेंगे किधर, ये हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ठीक है। कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस हर एक इंडिविजुअल को अपनी अपनी पहचान देता है, तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस का, ठीक है, आपको प्रोटीन बनाने में काम नहीं दिखेगा। इसलिए डीएनए पे 2 तरीके के सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। पूरे डीएनए पे जो सीक्वेंस है उनमें से कुछ सीक्वेंस ऐसे हैं जो कि प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि प्रोटीन बनाने में मदद नहीं करते हैं। तो ये 2 टाइप के सीक्वेंस कहलाते हैं, कोडिंग सीक्वेंस और नॉन कोडिंग सीक्वेंस। अब 2 टाइप की अप्रोचेस क्या थी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से सीक्वेंस को सीक्वेंस कर रहे हो, ठीक है, कौन से सीक्वेंस का पता लगा रहे हो, ठीक है। अगर आपने अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस को पता लगाया, ठीक है, मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि 2 अप्रोचेस को यूज किया गया साइंटिस्ट के दौरान, साइंटिस्ट ने 2 अप्रोचेस को यूज किया क्या करने के लिए, जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए। एक अप्रोच कि आप कोडिंग का, सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस का पता करो, ठीक है। लेकिन दूसरा ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट क्या बोलता है कि आप कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंसेस का पता करो, सिर्फ कोडिंग को नहीं, नॉन कोडिंग का भी, क्योंकि नॉन कोडिंग सीक्वेंस अगर डीएनए पे प्रेजेंट है तो उसका भी कोई ना कोई काम होगा, ठीक है। तो जो मेथड जिसके अंदर आपने सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस को सीक्वेंस किया, मतलब ओनली कोडिंग, सिर्फ कोडिंग को सीक्वेंस किया आपने, वो मेथड कहलाएगा ईएसटी। पहला मेथड जिसका नाम है ईएसटी। ईएसटी की फुल फॉर्म होती है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। इसका मतलब वो सीक्वेंस जो कि प्रोटीन में एक्सप्रेस होंगे, सिर्फ उसी को आपने क्या करना है, सिर्फ उसी को सीक्वेंस करना है, सिर्फ उसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन द सेकंड ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो कि दूसरी अप्रोच थी वो क्या थी कि कोडिंग को भी सीक्वेंस करो प्लस नॉन कोडिंग को भी सीक्वेंस करो। सिर्फ कोडिंग को सीक्वेंस करने से कुछ नहीं चलेगा, आपको नॉन कोडिंग को भी सीक्वेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों को सीक्वेंस करना है, तो सीक्वेंस एनोटेशन वो अप्रोच क्या कहलाएगी, सीक्वेंस एनोटेशन। और सिर्फ कोडिंग को सीक्वेंस किया आपने डीएनए पे, जो कोडिंग पार्ट है सिर्फ उसको सीक्वेंस किया, प्रोटीन बनाने वाले पार्ट को सीक्वेंस किया, तो मेथड क्या कहलाएगा, ईएसटी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। तो ये 2 मेथड है, ये 2 मेथड के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए 2 अप्रोचेस का यूज किया गया। पहली अप्रोच थी ईएसटी जिसमें सिर्फ कोडिंग पार्ट को सीक्वेंस करने को बोला गया। दूसरी अप्रोच थी सीक्वेंस एनोटेशन जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट्स को सीक्वेंस करने को बोला, ठीक है। अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में किया क्या, ठीक है, स्टेप्स क्या थे जो कि किए गए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में और आपके डीएनए के ऊपर सीक्वेंस को पता लगाने के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन ओवरऑल ऊपर से नॉलेज हमें होनी चाहिए कि हुआ क्या यहाँ पे। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्या है स्टेप, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। मतलब ह्यूमन सेल में से सबसे पहले डीएनए निकाला गया, और ह्यूमन सेल में से डीएनए निकालने का क्या तरीका होता है, आप एंजाइम्स का यूज करते हो, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ह्यूमन की वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों ही टूट जाती है, ठीक है। वॉल भी टूट गई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी टूट गई, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी टूट जाती है, जिसकी वजह से जो डीएनए है वो अब फ्री है बाहर आने के लिए, और कुछ एंजाइम्स का यूज करके आप डीएनए को क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको डीएनए की स्टडी करनी है तो सबसे पहले डीएनए को सेल से बाहर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला आइसोलेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद इस डीएनए के फ्रेगमेंट को आपने छोटे छोटे पीसेस के अंदर बांट दिया, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस के अंदर बांट दिया, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए बहुत लंबा है, 2 to 2.5 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है हमारे सेल के अंदर। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ पैकेजिंग ऑफ डीएनए के टाइम पे। तो इतना लंबा डीएनए है, आप उसको वन गो में पूरा रीड नहीं कर सकते हो। तो तरीका क्या यूज किया गया कि डीएनए को छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर तोड़ दो, उन छोटे छोटे सेगमेंट्स पे पता कर लो कि कौन कौन से सीक्वेंस प्रेजेंट है, फिर उनको आपस में जोड़ दो, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि डीएनए पे एक्चुअल में कंटीन्यूअस फैशन में क्या क्या सेगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, क्या क्या सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ा गया, ठीक है, और फिर उनको क्या किया गया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को क्लोन कराया गया, ठीक है। मतलब ये जो छोटे फ्रेगमेंट है, अब आपको ये फ्रेगमेंट के
नंबर चाहिए ज्यादा, ठीक है, मतलब आपको इन फ्रेगमेंट्स को एम्पलीफाई करना है, इनके नंबर को इंक्रीज करना है। क्यों? क्योंकि सेम फ्रेगमेंट पे, लेट्स से मैं एक फ्रेगमेंट मान लेता हूँ, यहाँ पे 2-3 फ्रेगमेंट ही ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो डीएनए को आपने छोटे छोटे फ्रेगमेंट के अंदर तोड़ा, ठीक है, अब आपको हर एक फ्रेगमेंट पे 2 से 3 या फिर 2 से 3 आपको केमिकल टेस्ट करने होंगे एनालाइज करने के लिए, ठीक है, आपको इसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट करने हैं, तो एक ही फ्रेगमेंट पे वो सारे टेस्ट नहीं हो सकते, तो आपको हर एक फ्रेगमेंट की, लेट्स से दिस इज फ्रेगमेंट 1, दिस इज फ्रेगमेंट 2, दिस इज फ्रेगमेंट 3, आपने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया डीएनए को, अब आपको तीनों फ्रेगमेंट्स की मल्टीपल कॉपीज चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपको हर एक फ्रेगमेंट पे आपको क्या करना है, बहुत सारे टेस्ट करने हैं, तो वो एक ही फ्रेगमेंट से नहीं हो सकते हैं, तो आपको 2-3 फ्रेगमेंट चाहिए। तो अब आपको इसको क्या करना है, इसकी फोटोकॉपी करा के लाओ। अब इस डीएनए की फोटोकॉपी कैसे होती है, इस प्रोसेस को आप कहते हो क्लोनिंग, ठीक है, तो थर्ड प्रोसेस है क्लोनिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स। अब ये फ्रेगमेंट्स को क्लोन कैसे किया जाता है, ये बायोटेक का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करो कि क्लोन करते कैसे। क्या किया जाता है कि इस डीएनए फ्रेगमेंट को किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर या फिर यीस्ट के सेल के अंदर, ठीक है, लेट्स से मैं बैक्टीरिया मान रहा हूं, मैंने एक बैक्टीरिया चूज किया और ये वाले डीएनए के फ्रेगमेंट को मैंने किसके अंदर इंसर्ट कर दिया, बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब जब जब ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, तो डीएनए की प्रॉपर्टी होती है कि अपने आप को मल्टीप्लाई करवाना, तो डीएनए, मेरा डीएनए भी क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, जब जब मैं ब्लैक से बना देता हूँ बैक्टीरिया ताकि लगे कि दूसरा सेल है, तो जब जब ये डीएनए क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, जो ह्यूमन जीनोम है, जो फ्रेगमेंट है इस डीएनए का, ये भी मल्टीप्लाई करेगा। मतलब बैक्टीरिया का खुद का जेनेटिक मटेरियल तो मल्टीप्लाई करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ ये वाला हमारा जो जीन है, हमारा जो फ्रेगमेंट है, वो भी क्या करने लगेगा, मल्टीप्लाई करने लगेगा। ये इस चीज को हम बायोटेक में और अच्छे से पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। अभी बस ये समझो कि अगर आपको क्या करना है, किसी फ्रेगमेंट को, डीएनए के फ्रेगमेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करो, उसको किसी बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दो। वो बैक्टीरिया, हमारा जो डीएनए है, वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जाके इनकॉर्पोरेट कर जाएगा, चिपक जाएगा। अब जब जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ साथ हमारा फ्रेगमेंट भी मल्टीप्लाई करेगा। तो मैंने एक फ्रेगमेंट से कितनी कॉपीज बना ली फ्रेगमेंट की, 2। अब इनसे भी ये फ्रेगमेंट आइसोलेट कर लो, तो आपको एक ही फ्रेगमेंट की 3 कॉपी मिल गई। एक और बार मल्टीप्लिकेशन होने दो तो 4 कॉपी मिल जाएगी, और बार मल्टीप्लिकेशन होने दो तो और कॉपीज मिल जाएंगी, ठीक है, तो कॉपी नंबर जो है बढ़ता रहेगा आपके फ्रेगमेंट का, जितनी बार बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है। इसको हम कहते हैं क्लोनिंग। अब क्लोनिंग में जिस भी आपने ऑर्गेनिज्म का यूज किया है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है बैक्टीरिया का, ठीक है, तो जिस भी ऑर्गेनिज्म का आप यूज करोगे, यहाँ पे बैक्टीरिया का यूज किया है, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं होस्ट। क्या कहते हैं, होस्ट। तो होस्ट यहाँ पे कौन है, बैक्टीरिया। हो सकता है 20 ले सकते थे होस्ट, ठीक है, तो कोई भी आपको यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म चाहिए जिसके अंदर आप क्या कर दोगे, इंसर्ट कर दोगे फ्रेगमेंट को। अब आपको याद रखना है कि ये फ्रेगमेंट कैसे इंसर्ट करोगे, तो आपको इंसर्ट करने के लिए एक व्हीकल की जरूरत है, मतलब किसी ऐसे एजेंट की जरूरत है जो कि आपके डीएनए को कहां तक ले जाए, बैक्टीरिया के डीएनए तक ले जाए। तो उसी व्हीकल को हम कहते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, तो हम डिटेल पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में कि किसको कहेंगे वेक्टर। आप बस यहाँ पे समझो कि मैं किसी भी चीज का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का यूज कर रहा हूँ अपने फ्रेगमेंट को होस्ट डीएनए के अंदर पहुंचाने के लिए, होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करने के लिए, तो मैं उसको कहूंगा वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर क्या हो सकता है, ये वेक्टर हो सकता है कोई जेनेटिक मटेरियल हो सकता है कोई प्रोटीन हो, ठीक है, या अलग अलग टाइप के वेक्टर्स हो सकते हैं, ये बायोटेक का पार्ट है, ठीक है। बट आप यहाँ पे समझो कि मैंने किया क्या, पूरा मेथड मैं ये कर रहा हूँ किस लिए, सिर्फ अपने फ्रेगमेंट को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ह्यूमन फ्रेगमेंट जो मैंने तोड़ दिया ह्यूमन जीनोम को, उसके मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक फ्रेगमेंट लिया, उसको वेक्टर पे बैठाया, वेक्टर के साथ चिपकाया, और वेक्टर का यूज करके मैंने उसको जो होस्ट सेल है, होस्ट सेल यहाँ पे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब जब जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, ये ह्यूमन का जो जीनोम है ये भी क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और मेरे को मल्टीपल कॉपीज मिलती रहेंगी। तो हम इसको कहते हैं क्लोनिंग, क्लोनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स इन होस्ट, ठीक है। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए किस किस होस्ट का यूज किया गया, बैक्टीरिया का यूज किया और यीस्ट का। तो 2 टाइप के होस्ट का यूज किया गया क्लोनिंग के लिए। कौन सा, एक बैक्टीरिया, दूसरा यीस्ट का यूज किया गया। और कौन सा वेक्टर यूज किया, अगर आपने बैक्टीरिया चूज किया है तो जो वेक्टर यूज हुआ वो है बीएसी। बीएसी की फुल फॉर्म है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्या नाम है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और वाईएसी अगर यीस्ट के अंदर आपने डाला है तो किस वेक्टर का यूज करोगे, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है, बहुत इजी है, नाम याद रखना। अगर आपने फ्रेगमेंट को बैक्टीरिया में डालना है तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में किस वेक्टर का यूज किया, किस व्हीकल का यूज किया जो कि कैरी करेगा बैक्टीरिया के अंदर तक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या होता है, वो सब बायोटेक का पार्ट है। अगर मैं बात करूं, आपने अगर इस डीएनए फ्रेगमेंट को यीस्ट के अंदर इंसर्ट करना है तो उसका नाम है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि बैक का यूज करके, बैक मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का यूज करके बैक्टीरिया में डाला, और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का यूज करके यीस्ट में डाला। क्यों डाला डीएनए फ्रेगमेंट को, क्लोनिंग के लिए। क्लोनिंग मतलब कॉपी नंबर बढ़ाने के लिए, ठीक है, आपका क्या करने के लिए, मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए, किसका, डीएनए फ्रेगमेंट का। तो डीएनए फ्रेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज बनाई आपने, अब आपके पास बहुत सारी कॉपीज आ चुकी हैं, इन पे अलग अलग तरीके से टेस्ट करके पता लगाया जाता है कि हर एक सीक्वेंस पे क्या कोड है, ठीक है, हर एक सीक्वेंस पे क्या क्या कोड प्रेजेंट है, अब आप पता कर सकते हो। तो लेट से 1 2
तीन तीन फ्रेगमेंट थे। इस पे आपको पता चल गया कि ए टी जी सी था, इस पे पता चला ए सी 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 था, इस पे पता चला टी टी ए था। तो अब आप इन तीनों को साथ में जोड़ो तो आपको पता चल गया कि ये पूरा सीक्वेंस क्या है। ठीक है, और सीक्वेंस पता करने के लिए जो केमिकल मेथड का यूज किया गया, ठीक है, वो एक साइंटिस्ट ने दिया था, फ्रेडरिक सेंगर, इसलिए इसको हम कहते हैं सेंगर्स मेथड फॉर सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो सीक्वेंसिंग के लिए, हर एक सीक्वेंसिंग के लिए किसका यूज किया? सेंगर्स मेथड का यूज किया। ठीक है, तो सेंगर साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेथड दिया था सीक्वेंस करने के लिए। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है इतने में? ठीक है, अभी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि गोल्स क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। गोल क्या थे? जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ नहीं था तब क्या क्या गोल्स थे कि हमें क्या करना है और क्या क्या एस्टिमेट लगाए गए, और जब प्रोजेक्ट खत्म हो गया तब क्या क्या निकल के आया इससे, फिर उन दोनों को अपन कंपेयर करेंगे कि क्या क्या पता चला हमें। ठीक है, तो आपको यहां से याद क्या करना है? आपको याद रखना है, ज्यादा याद मत रखो, बस पता होना चाहिए इसके बारे में। मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला गया, ये क्वेश्चन आता है आपसे। ठीक है, आपसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे क्वेश्चन आता है, और मेथोडोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए। कौन सी मेथोडोलॉजी है जिसके अंदर सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस को पता लगाया गया, और कौन सी ऐसी मेथड है जिसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस और कोडिंग सीक्वेंस दोनों का पता लगाया गया। तो ईएसटी और सीक्वेंस एनोटेशन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन स्टेप्स, स्टेप्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे, स्टेप्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा आपसे तो होस्ट क्या यूज हुआ वो पूछेगा, और वेक्टर क्या यूज हुआ वो पूछेगा, और एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा मेथड यूज किया गया एचजीपी में। तो सेंगर्स मेथड, साइंटिस्ट ने दिया था ये मेथड, हमें मेथड को डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको याद रख लेना है कि एक फ्रेगमेंट पे क्या क्या सीक्वेंस प्रेजेंट है, उनको सीक्वेंस करने के लिए सेंगर्स मेथड का यूज किया गया। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या क्या गोल्स हैं। ठीक है, अब गोल का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो कुछ एस्टिमेट्स लगाते हैं। ठीक है, कि एस्टिमेट लगाएंगे कि ये प्रोजेक्ट कितना लंबा होने वाला है, इस प्रोजेक्ट में क्या क्या जरूरत होगी हमें, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में एस्टिमेट लगाया जाता है कि उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट खत्म होते होते हमें ये रिजल्ट मिले। तो वो है गोल्स, कि हमें क्या अचीव करना है और क्या क्या हमारे एस्टिमेट्स हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये जो है ये एस्टिमेट्स हैं, और जो जो चीजें जरूरी है प्रोजेक्ट को समझने के लिए और प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो देखो जरा, सबसे पहला गोल, इसका सबसे पहला गोल है आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स। लगभग कितने जीन्स? 20,000, 20,000 से लेकर 25,000 तक जो जीन है, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली, और ये एस्टिमेट है कि 20 से 25,000 तक जो जीन है ह्यूमन डीएनए के अंदर, वो सारे जीन्स का सीक्वेंस पता लगाना। ठीक है, तो आइडेंटिफाई ऑल द 20,000 25,000 जीन्स और ऑन ह्यूमन डीएनए। तो ये था इसका सबसे पहला गोल। ठीक है, तो ये तो गोल है कि क्यों शुरू किया, तो कभी भी डाउट है कि क्यों शुरू किया तो आपको पता होना चाहिए कि शुरू क्यों किया। दूसरा जो है वो लिखा हुआ है, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट इन ह्यूमन डीएनए। जो भी सीक्वेंस था 3 इंटू 10⁹ बेस पेयर, सारे के सारे बेस पेयर का पता लगाना, ये गोल था इसका। जीन कौन कौन से हैं और उन जीन पे सीक्वेंस क्या है वो भी पता लगाना, जीन के बारे में भी पता लगाना और जीन का सीक्वेंस भी पता लगाना। ठीक है, तो अगर ये सीक्वेंस पता चल जाए, जीन के बारे में पता चल जाए, तो हमें इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कि एक जो जीन है पर्टिकुलर वो कौन से टाइप का प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, जीन का सीक्वेंस क्या है वो सब। अब पढ़ते हैं इसका तीसरा गोल। तीसरे गोल की बात करूं तो स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इज अ डेटाबेस, इस इंफॉर्मेशन का डेटाबेस क्रिएट करना। ठीक है, तो स्टोर करना इस इंफॉर्मेशन को, और मैंने आपको बताया कि इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना इतना ज्यादा आसान नहीं था, और जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता गया, टूल जो था स्टोर करने का इंफॉर्मेशन का वो हम डेवलप करते गए। ठीक है, और एक ब्रांच भी डेवलप हो गई जिसका नाम था बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो फोर्थ पॉइंट देखते हैं जरा। फोर्थ पॉइंट जो है वो इसी से रिलेटेड है, वो कह रहा है इंप्रूव द टूल, इंप्रूव द टूल, इंप्रूव द टूल फॉर डेटा एनालिसिस। जो भी डेटा एनालिसिस के लिए आप टूल यूज कर रहे हो उसको बार बार इंप्रूव करते रहो। ठीक है, और यही इंप्रूवमेंट के दौरान एक नई ब्रांच डेवलप हुई थी जिसका नाम क्या है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो आपको ये पॉइंट भी समझ में आ रहा है। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? फिफ्थ पॉइंट कह रहा है ट्रांसफर द टेक्नोलॉजीज टू अदर सर्फिस अदर सर्विसेज। अब आपको क्या करना है इस गोल से, जो भी ये एस्टिमेट है और ये हमारा गोल है कि हमने ये प्रोजेक्ट किया, हमें किसी जीन का सीक्वेंस पता चल गया, इस सीक्वेंस के बारे में हमें जो भी नॉलेज मिली है इसको अदर इंडस्ट्रियल सर्विसेज में यूज करना और इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देना। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को कोई बॉडी के अंदर हार्मोन बनाने वाले जीन का सीक्वेंस पता चल जाता है, तो इस सीक्वेंस को आपको मेडिसिन जो सर्विस है, जितनी भी मेडिकल इंडस्ट्रीज हैं उस वहां तक पहुंचाना है ताकि इसका यूज हो सके। ठीक है, पॉजिटिव वे में इसका यूज हो सके। तो जो भी इंफॉर्मेशन आए, ठीक है, उसको सबसे पहले ढूंढना, इंफॉर्मेशन को सारे जीन के बारे में, जीन के सीक्वेंस के बारे में पता करना, उस डेटा को स्टोर करना, डेटा स्टोर करने वाले मेथड्स को इंप्रूव करना, उसके बाद वो जो डेटा है उसको अलग अलग सेक्टर्स के अंदर ट्रांसफर करना। ये गोल था। ठीक है, और सिक्स्थ गोल क्या है? सिक्स्थ गोल क्या है कि यहाँ पे आपको एक अलग से आपको क्या करना पड़ा? ईएलएसआई, ईएलएसआई की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज। ठीक है, आपको एक अलग से कमिटी या अलग से आपको एक ग्रुप बिठाना पड़ा जो कि किसके साथ डील करती थी? इथिकल लीगल सोशल इश्यूज के बारे में।
ठीक है। अब ईएलएसआई की फुल फॉर्म आ जाती है बहुत बारी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड सोशल इशू रहे, लीगल इशू रहे, एथिकल इशू रहे, ठीक है, किसी भी तरीके की इशू से डील करने के लिए एक अलग से आपको कमेटी चाहिए इसमें, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि आप जीनोम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, ठीक है, ह्यूमन जीनोम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। तो बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि जिनका मानना है कि जीनोम जैसा है उसको वैसा ही रहने दो भाई, आपको इससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, जैसा भगवान ने बनाया इसको वैसा ही रहने दो, छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो इन सारे इश्यूज से, किसी लीगल इश्यूज से, किसी सोशल इश्यूज से, ठीक है, एथिकल इश्यूज से डील करने के लिए, ठीक है, तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए ईएलएसआई, ठीक है। तो गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको समझ में आ रहे हैं क्या, और इनसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, गोल्स क्या क्या थे ये एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, इनसे किसी में से भी एक में से पूछ लेगा ईएलएसआई क्या है, ठीक है, तो ईएलएसआई की फुल फॉर्म बता दो, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अब हम पढ़ते हैं, जब गोल्स तो तब थे जब जीनोम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ था, स्टार्ट करने से पहले कि हम क्या चाहते हैं इस प्रोजेक्ट से, ठीक है। अब जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, कौन से सन में कंप्लीट हुआ, 2003 के अंदर जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, तब हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिली इस प्रोजेक्ट के बारे में, वो आपको पता होनी चाहिए। तो जरा वो इंफॉर्मेशन देखते हैं, उसको हम कहेंगे सेलिएंट फीचर्स। क्या बोलेंगे इसको हम? सेलिएंट सेलिएंट फीचर्स, फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सेलिएंट फीचर्स क्या थे, या ह्यूमन जीनोम, ठीक है, सिर्फ ह्यूमन जीनोम के सेलिएंट फीचर क्या थे? आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, आपको सारे जीन्स के बारे में पता चल गया, सारे जीन्स का सीक्वेंस पता चल गया, ठीक है। अब मैं वो लिख रहा हूं जो कि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद हमें पता चला। गोल्स का मतलब प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमें क्या पता था। अब सेलिएंट फीचर्स का मतलब अब खत्म हो गया प्रोजेक्ट, तो ह्यूमन जीनोम के बारे में हमें क्या क्या पता चला, और एक्चुअल में जो प्रेजेंट है ह्यूमन जीनोम में। तो सबसे पहला आपको दिख रहा है, देयर आर 13164.7 मिलियन मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट थे? न्यूक्लियोटाइड्स। इसका मतलब कितने बेस पेयर प्रेजेंट है? इतने 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर, ये देखा गया 3164.7, ठीक है, मिलियन प्रेजेंट थे कहां? ह्यूमन जीनोम के प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये सबसे पहला फीचर हमें पता चला। उसके बाद जो सेकंड फीचर पता चला वो कह रहा है द साइज ऑफ एवरेज जीन, ठीक है। जो जीन हमें पता चले उसमें से हर एक जीन का जो साइज था, जीन का जो साइज था वो एवरेज साइज था। एवरेज जीन का साइज मतलब जितने भी टोटल जीन मिले उनका एवरेज लेकर अगर मैं पता कर रहा हूं कि हर एक जीन में लगभग लगभग कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, तो लगभग लगभग 3000 बेस पेयर का एक जीन होता है, ठीक है, या फिर एक जीन में 3000 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। तो वन जीन कंटेन्स ऑन एन एवरेज 3000 बेस पेयर्स। कितने बेस पेयर प्रेजेंट है? 3000, ठीक है। लेकिन ये नंबर चेंज कर सकता है, वेरी कर सकता है। एवरेज का मतलब और एक्यूरेसी नहीं होती है। एवरेज का मतलब होता है जितने भी लोग हैं, ठीक है, या फिर जितने भी जीन्स हैं, अगर मैं जीन्स का एग्जांपल लेता हूं, जितने भी जीन्स हैं उन सबको आपने बेस पेयर को प्लस किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जीन, तो एक जीन का एवरेज निकल आता है। हो सकता है किसी जीन में ज्यादा हो बहुत, हो सकता है किसी जीन में बहुत कम हो, ठीक है, तो वो एवरेज जो है न्यूट्रलाइज कर देता है एक दूसरे को, मिडिल वैल्यू आती है। तो एक जीन में एवरेज, कोई पूछे कि एक जीन में लगभग कितने बेस पेयर, हमारा आंसर रहेगा 3000 बेस पेयर, ठीक है। इसी में एक और स्टेटमेंट लिखी हुई है कि जो लार्जेस्ट जीन है, लार्जेस्ट जीन, उसका नाम क्या है? डिस्ट्रोफिन। क्या नाम है लार्जेस्ट जीन का? डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन। इसमें कितने बेस पेयर थे? 2.4 मिलियन बेस पेयर्स, बेस पेयर्स, ठीक है। आप देख पा रहे हो कितना फर्क है। एवरेज जीन के अंदर जब एवरेज निकाला गया जीन का तो 3000 बेस पेयर आ रहा है, और जो लार्जेस्ट जीन है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन, उसमें अकेले में 2.4 मिलियन बेस पेयर है, ठीक है। थ्योरेटिकल चीज है, याद रखने वाली चीज है, पता होनी चाहिए आपको। ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं और वैसे भी पूछ लेते हैं। तीसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है 3000 जीन्स आर एस्टिमेटेड। लगभग कितने जीन्स आपको मिले? 30,000, सॉरी 30,000 जीन्स मिले, 30,000 जीन्स मिले, ठीक है। और इसमें आगे एक और पॉइंट दिया हुआ है कि लगभग जितने भी न्यूक्लियोटाइड आपको मिले इन जीन्स में से, ठीक है, 99% ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, 99.9% ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज सेम इन ऑल ह्यूमंस। मतलब आपकी बॉडी में जो जीन का सीक्वेंस इंसुलिन बना रहा है, मेरी बॉडी में भी वही जीन का सीक्वेंस इंसुलिन बना रहा है, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं। तो लगभग सारे ह्यूमंस के अंदर 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो लगभग क्या है? सेम है, ठीक है। और वो जो 0.1% सेम नहीं है, यही है जो कि आपको मुझसे अलग करता है या फिर आपको किसी थर्ड पर्सन से अलग करता है। ये 0.1% हम सबको अपनी अपनी अलग पहचान देता है। ये 0.1% किसी भी दो इंडिविजुअल का सेम नहीं हो सकता। यहाँ पे ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी है, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, नेक्स्ट क्लास में वो आपको पता चलेगा कि 0.1% का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो दो इंडिविजुअल्स को आप कभी भी 99.9% जो है दोनों इंडिविजुअल का डीएनए क्या है? सेम है। 99.9% अगर आप ह्यूमन हो तो दो ह्यूमंस के बीच में सेम है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली न्यूक्लियोटाइड्स। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स, जो 50% जीन्स है, जितने जीन्स हमें मिले उसमें से 50% जीन्स का जीन जो है वो क्या कर रहा है, उसका फंक्शन ही नहीं पता चला हमें, ठीक है। और अभी तक बहुत सारे जीन्स का फंक्शन जो है हमें पता करना है।
तो लगभग 50% जीन, जितने भी जीन्स मिले 30,000 मिले तो लगभग इसमें से 50% 15,000 जीन्स का फंक्शन इज नॉट नोन, फंक्शन नहीं पता है हमें 50,000 15,000 जीन का लगभग, ठीक है। तो 50% जीन का फंक्शन ही नहीं पता है, बाकी 15% का हमें फंक्शन पता है, ठीक है। और जितने का फंक्शन हमें पता है उसमें से सिर्फ 2% जीन है, ठीक है, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम, ठीक है। जितने भी हमें जीन पता है वो टोटल जीनोम का कितना है, लेस देन 2%, 2% से भी कम है, ठीक है। जो जीनोम प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं वो लगभग 2% से भी कम है, इसलिए ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। ह्यूमन जीनोम का 2% से भी कम सेगमेंट है जो कि क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। 2% से भी कम है वो सेगमेंट जो कि क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। तो ये क्या मतलब हुआ, मतलब 30,000 जीन है, ठीक है, जिसमें से 15,000 जो है हमें उनका फंक्शन पता है, तो हम मान के चलते हैं वो 15,000 प्रोटीन बना रहे हैं, तो 15,000 जीन पूरे जीनोम का 2% है सिर्फ। तो बाकी क्या है, बाकी क्या है फिर, तो बाकी क्या है उसका आंसर आपको मिल रहा है नेक्स्ट पॉइंट में। वो कह रहा है कि लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम इज मेड अप ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम इज रिपीटेटिव सीक्वेंस। अब ये क्या बोला है, रिपीटेटिव सीक्वेंस को आप कह सकते हो ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। क्या है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, ठीक है, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, किसी भी रैंडम फॉर्म में रिपीट हो रहा है, ठीक है, और सेम ही सेगमेंट है जो कि रिपीट कर रहा है, लेकिन ये प्रोटीन नहीं बना रहा है। इसका क्या फंक्शन है रिपीटेटिव सीक्वेंस का, तो आप बोल सकते हो कि इसका फंक्शन या तो पता नहीं है हमें, या कुछ फंक्शन जो है इसका वो हो सकता है आइडेंटिटी में, कि आपकी बॉडी में जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो मेरी बॉडी के रिपीटेटिव सीक्वेंस से अलग है, ठीक है। तो आपकी बॉडी में जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो मेरी बॉडी के रिपीटेटिव सीक्वेंस से अलग है, तो आपकी आइडेंटिटी मेरी आइडेंटिटी से क्या हो गई, अलग हो गई, ठीक है। तो रिपीटेटिव सीक्वेंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वो क्या लिखा है कि देयर आर मैक्सिमम जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1। जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उस पे मैक्सिमम जीन प्रेजेंट है, मैक्सिमम जीन। और ये मैक्सिमम जीन है कितने, मैक्सिमम जीन लिखे हुए हैं 2968, लगभग 3,000 के करीब, तो 2968। और जो मिनिमम नंबर ऑफ जीन है वो किस क्रोमोसोम पे है, वाई क्रोमोसोम। कौन से क्रोमोसोम पे है, वाई क्रोमोसोम, विच इज 231। होने भी तो चाहिए क्योंकि वाई क्रोमोसोम बेचारे की पहले से एक टांग टूटी हुई है, तो नंबर ऑफ जीन्स भी क्या होंगे इसकी, नंबर ऑफ जीन ऑक्यूपेंसी भी क्या है इसकी, बहुत कम। तो इस क्रोमोसोम पे जीन भी क्या आ सकते हैं, कम आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है उससे इस साल भी क्वेश्चन आया है, तो ध्यान से समझना इस पॉइंट को। तो ये पॉइंट कह रहा है 1.4 मिलियन लोकेशंस आर आइडेंटिफाइड, ठीक है, वेयर डीएनए डिफर इन अ सिंगल बेस इन ह्यूमन बीइंग कॉल्ड एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एसएनपीज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है जरा समझने की कोशिश करो। ये बोल रहा है कि ह्यूमन जीनोम के ऊपर आपको ऐसी 1.4 मिलियन साइट्स मिली, कितनी, 1.4 मिलियन ऐसी जगह मिली जहां पे सीक्वेंस बिल्कुल सेम है, ठीक है। एक जगह जहां पे सीक्वेंस बिल्कुल सेम है, एटी जीसी सेम सीक्वेंस में रिपीट कर रहे हैं, बस एक न्यूक्लियोटाइड का फर्क है दोनों के अंदर, ठीक है, सिर्फ एक का। मतलब लेट्स से मैंने बोला ये एक सीक्वेंस है एटीटी जीसीसीए, ठीक है। दूसरा सेम सीक्वेंस दूसरी जगह पे प्रेजेंट है एटीटी जीसी एसीए, बस एक न्यूक्लियोटाइड का फर्क है, ठीक है। क्या फर्क है, ए, ए। क्या फर्क है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे क्या है, ए। इसको हम कहते हैं एसएनपी। ऐसी जगहों को क्या नाम दिया गया, एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट की फॉर्म दिख रही है बार बार, ठीक है, जो कि सिर्फ अलग क्यों है, अलग अलग क्यों है वो, ड्यू टू सिंगल न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड के अलग होने की वजह से आपको सेम ही सीक्वेंस की अलग अलग फॉर्म्स दिख रही हैं, तो इसको आप कहते हो एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और ऐसी ये कितनी जगहों पे दिखा आपको ह्यूमन जीनोम में, 1.4 मिलियन जगहों पे ऐसा दिखा आपको, ठीक है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आपको एवरेज जीन और डिस्ट्रोफिन के बारे में पता होना चाहिए कितने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको लार्जेस्ट पोर्शन इज रिपीटेटिव सीक्वेंस ये पता होना चाहिए। क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो लार्जेस्ट, मतलब उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स होते हैं ये पता होना चाहिए, और वाई के ऊपर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ जीन्स होते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसकी सीक्वेंसिंग सबसे एंड में की गई थी, क्रोमोसोम नंबर की सीक्वेंसिंग सबसे एंड में हुई थी। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम था, बड़ा मतलब विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ जीन्स, जिस क्रोमोसोम पे सबसे ज्यादा जीन्स थे उसको सबसे एंड में उठाया गया। तो ऐसा लगा कि भाई लास्ट क्रोमोसोम बचा हुआ है, फटाफट सीक्वेंसिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन उसी पे सबसे ज्यादा जीन्स प्रेजेंट थे, तो सबसे लंबा क्रोमोसोम सबसे एंड में सीक्वेंस किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम नंबर 1 वाज द लास्ट क्रोमोसोम टू बी सीक्वेंस्ड। ये वो क्रोमोसोम था जो कि सबसे लास्ट में सीक्वेंस किया गया, ठीक है। तो आपको गोल्स ऑफ एचजीपी के बारे में पता होना चाहिए, सेलिएंट फीचर्स ऑफ एचजीपी के बारे में पता होना चाहिए। जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं, जो पॉइंट आज मैंने दिखाए हैं आपको, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए एक बारी जरूर। इनसे एमसीक्यूज बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन जब आप असाइनमेंट सॉल्व करोगे तो पता चलेंगे कि कैसे आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया टॉपिक, इसको जरूर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, विच इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, फिंगरप्रिंटिंग। हमारे फिंगरप्रिंट जो रहते हैं, हमारे थंब का इंप्रेशन और हमारी उंगलियों पे जो इंप्रेशन बने हुए हैं, उसका इंप्रेशन यूनिक आइडेंटिटी देता है हमें,
ठीक है, मेरे जो थंब का इंप्रेशन या फिर मेरे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो आपके फिंगरप्रिंट से अलग होंगे, आपके किसी थर्ड पर्सन से अलग होंगे, तो हर दो इंडिविजुअल्स का फिंगरप्रिंट जो है वो यूनिक रहता है, मतलब अलग अलग रहेगा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एक ऐसी ही प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जिसके थ्रू आप एक फिंगरप्रिंट, एक इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो, किसका, डीएनए का। तो डॉक्टर एलेक जेफरी ने, एलेक जेफरी, एलेक जेफरीज, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है, क्योंकि उसका हर एक दो इंडिविजुअल्स का जो डीएनए है वो एक दूसरे से अलग है इस वजह से। तो क्यों ना डीएनए का भी एक ऐसा इंप्रेशन बना लिया जाए जो हर एक इंडिविजुअल को अपनी एक आइडेंटिटी दे। जैसे हमारा जो थंब प्रिंट है, मेरा जो थंब प्रिंट है वो बाकी किसी दूसरे इंडिविजुअल के थंब प्रिंट से अलग है, ऐसे ही क्यों ना डीएनए का भी एक प्रिंट बना लिया जाए कि ये प्रिंट सिर्फ मेरे को ही डिनोट करे, ये मेरा ही है, मेरे को ही बिलोंग करता है, और किसी दूसरे इंडिविजुअल का ये सेम टू सेम प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी दो इंडिविजुअल्स का डीएनए फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता। तो डीएनए फिंगरप्रिंट होता क्या है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट एक इंप्रेशन है, ठीक है, डीएनए का एक इंप्रेशन है, वो लास्ट में हमें पता चल जाएगा कि वो इंप्रेशन कैसा रहता है। तो डीएनए का एक इंप्रेशन है जो कि हर एक इंडिविजुअल का यूनिक रहता है। अब इस टॉपिक में मेजर जो पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है कि ये फिंगरप्रिंट का इंप्रेशन, मतलब डीएनए का इंप्रेशन बनाया कैसे जाए, ठीक है, तो वो हम सीखेंगे। उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझने के लिए। जैसा कि हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी पढ़ चुके हैं कि 99.9% ऑफ द डीएनए, अगर मैं डीएनए को क्लासिफाई करने की कोशिश करूं तो ये हम पढ़ चुके हैं कि 99.9% ऑफ द डीएनए इज सेम इन ऑल द इंडिविजुअल्स, मतलब आपके अंदर और मेरे अंदर, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं, तो हमारे अंदर 99.9% ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स या डीएनए क्या है, सेम। ठीक है, ये डीएनए क्या है, सेम, मतलब कोई फर्क नहीं है आपकी बॉडी में इसका, इसमें और आप मेरे में, ठीक है, तो हम दोनों के अंदर ये डीएनए क्या है, बिल्कुल सेम। इसको हम बोलते हैं बल्क डीएनए। क्या बोलते हैं इस डीएनए को हम, बल्क। तो बल्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज्यादा है, तो बल्क में प्रेजेंट है ये। दूसरा बचा 0.1%। सो द 0.1% ऑफ द डीएनए जो कि हर दो इंडिविजुअल्स का अलग होता है, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल का ये जो है ये यूनिक है, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल का क्या है, ये अलग आइडेंटिटी देता है। ये जो डीएनए है ये कहलाता है रिपीटेटिव, रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक फिक्स सेगमेंट जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। वो फिक्स सेगमेंट क्या हो सकता है, वो फिक्स सेगमेंट जो बार बार रिपीट कर रहा है वो हर दो इंडिविजुअल्स का लगभग लगभग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक हाइपोथेटिकल चीज आपको बताता हूँ कि लेट से मैंने माना कि मेरी बॉडी के अंदर ATTGCA ये जो है बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब ATTGCA, फिर से आ गया ATTGCA, फिर से ATTGCA, ATTGCA, ठीक है, ऐसे ये बार बार क्या कर रहा है, यही सेम सेगमेंट रिपीट कर रहा है, लेट से अप टू 90 टाइम्स, लेट से, ठीक है, कब तक रिपीट कर रहा है मेरी बॉडी के अंदर, 90 टाइम्स रिपीट कर रहा है, ठीक है। बाकी अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने कोई और सेगमेंट रिपीट कर रहा होगा ऐसे ही, इसको मैं कहता हूं रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है, या रिपीटेटिव सीक्वेंस, इसका एक और नाम रहता है, इसको कहते हैं हम सैटेलाइट, सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। और सैटेलाइट डीएनए में ये जो सीक्वेंस जो है वो क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं VNTR। क्या बोलते हैं इनको हम, VNTR। अभी फुल फॉर्म लिखूंगा, अभी सिर्फ सुन लो, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। क्या नाम है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, लिख देता हूं, वेरिएबल नंबर नंबर टेंडम रिपीट्स, ठीक है, मतलब वेरिएबल नंबर में एक फिक्स सीक्वेंस रिपीट कर रहा है, और ये सीक्वेंस जो है अलग अलग नंबर से रिपीट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा इंडिविजुअल ढूंढ के ले आए जिसमें सेम सीक्वेंस जो मेरे अंदर प्रेजेंट है ये रिपीट कर रहा है, ATTGCA, उसकी बॉडी में भी ATTGCA, तो अलग कैसे है वो मुझसे, तो ऐसा कभी नहीं होता है। अगर दो इंडिविजुअल्स का रिपीट करने वाला सीक्वेंस सेम है तो ये पक्का है कि ये सीक्वेंस जितनी बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, वो नंबर अलग होगा। हो सकता है इस इंडिविजुअल में ये जो है ये 1000 टाइम्स रिपीट कर रहा हो सकता है इसमें 50 टाइम्स कर रहा हो सकता है 51 टाइम्स कर रहा हो, तो बाय एनी नंबर ये क्या कर सकता है, रिपीट कर सकता है। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि हर दो इंडिविजुअल्स का 99.9% ऑफ द डीएनए इज सेम, जिसको हम कहते हैं बल्क डीएनए, और जो 0.1% आपको और मुझको एक दूसरे से अलग करता है वो कहलाता है रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है, जिसको हम सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। इसके अंदर VNTR कहलाते हैं जो सीक्वेंस बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, एक फिक्स सीक्वेंस जो कि रिपीट कर रहा है, ठीक है, वो फिक्स सीक्वेंस कोई भी रैंडम सीक्वेंस हो सकता है, कोई भी रैंडम, क्योंकि ये प्रोटीन नहीं बना रहे हैं, प्रोटीन बनाने में कोई लेना देना नहीं है, तो कोई भी रैंडम सीक्वेंस हो सकता है जो कि क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, और ये कितनी बार रिपीट कर रहा है वो डिपेंड्स, कितनी भी बार रिपीट कर सकता है। किसी दो इंडिविजुअल्स का पहली बात तो सीक्वेंस सेम होना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हो भी जाए, ठीक है, अगर हो भी जाए, ठीक है, बहुत ही कम चांसेस है, बहुत ही कम, अगर हो भी जाए तो कभी भी सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर एक इंडिविजुअल में हो रहा है 90 टाइम्स रिपीट या 100 टाइम रिपीट, हो सकता है दूसरे के अंदर सेम सीक्वेंस हो रहा हो 1000 टाइम्स रिपीट, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि इसको रिपीटेटिव डीएनए क्यों बोलते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मैंने आपको ये बताया था
कि रिपीटेटिव डीएनए जो कि बार बार क्या करता है, सेम ही सेगमेंट रिपीट करता है, ठीक है। ये मेरे को आपसे अलग करता है, आपको किसी तीसरे पर्सन से अलग करता है, ठीक है। तो अगर मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कर रहा हूँ तो किसी तरीके से मैं इसी वीएनटीआर का यूज करूंगा इसमें, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट कि क्यों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सोचा गया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस क्या है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए के बेसिस पे दो इंडिविजुअल अलग कैसे हैं, क्या वो बल्क डीएनए से अलग है, आंसर इज नो। वो कैसे अलग है, वो रिपीटेटिव डीएनए से अलग है, ठीक है। उनमें जो 0.1% जो है, वो जो सेगमेंट है जो रिपीट कर रहा है, वो दो लोगों का सेगमेंट अलग रहता है, ठीक है। दो लोगों में वो सेगमेंट क्या रहेगा, अलग रहेगा। अगर सेम हो भी गया बाय चांस, तो नंबर ऑफ टाइम जो वो रिपीट कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ टाइम्स कभी सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो दो इंडिविजुअल्स हमेशा हमेशा उनका डीएनए क्या रहता है, एक दूसरे से अलग रहता है, एक्सेप्ट फॉर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस का मतलब एक ही जाइगोट से दो ट्विंस आए हैं, ठीक है। जो ट्विंस रहते हैं उनका केस थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन किसी भी दो इंडिविजुअल्स की मैं अगर बात करूं तो डीएनए दोनों का अलग रहता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि थंब इंप्रेशन जैसे या फिर फिंगरप्रिंट जो है, सारे के सारे फिंगरप्रिंट जो है इंडिविजुअल के, वो किसी भी दो इंडिविजुअल के पूरे मैच नहीं करते। सिमिलरली डीएनए भी पूरा मैच नहीं करता है, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एक और खास बात है, या फिर डीएनए जिससे हम अलग हो रहे हैं उसकी भी एक खास बात है, क्या कि ये जो डीएनए मेरी आइडेंटिटी मेरे को दे रहा है, ये आधा मेरी मदर से आया है और आधा मेरे फादर से आया है, ठीक है। तो इसी वजह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो पैटर्निटी केस के लिए, ठीक है, जितने भी ये डिस्प्यूट्स होते हैं, पेरेंटल डिस्प्यूट्स जितने होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। क्या होता होगा कि आपने एक प्रिंट बनाया, वो प्रिंट जो भी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं, आपने एक प्रिंट बनाया, ठीक है। अब वो प्रिंट को मैच करो, वो प्रिंट आधा मैच कर रहा होगा किससे, या फिर कुछ परसेंट मैच कर रहा होगा मदर से और कुछ परसेंट मैच कर रहा होगा किससे, फादर से, ठीक है। तो डीएनए का जो प्रिंट आता है आपका, मेरा अगर प्रिंट मिलाया जाएगा मेरे मदर और फादर से, तो मेरा प्रिंट कुछ मैच कर रहा होगा मेरे फादर से और कुछ मैच कर रहा होगा मेरी मदर से, और उन दोनों के प्रिंट का ही मेरे पास क्या है, मेरे डीएनए में क्या आया होगा, प्रिंट आया होगा। ये प्रिंट क्या चीज है, यही हम समझने वाले, ठीक है। ये सिर्फ बेसिक्स था जो कि आपके लिए समझना बहुत जरूरी था कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, ठीक है। 99% 99.9% ऑफ द डीएनए सेम इन ऑल द इंडिविजुअल्स, 0.1% व्हिच इज डिफरेंट इज नोन एज रिपीटेटिव डीएनए, जिसमें एक टर्म हमने पढ़ी वीएनटीआर, ठीक है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, द सीक्वेंस आर रिपीटेड सेवरल टाइम्स। वो जो सीक्वेंस है वो कुछ टाइम्स तक रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है। वो क्या नंबर है, ठीक है, ये नंबर ऑफ टाइम जो रिपीट कर रहा है ये, और जो सीक्वेंस रिपीट कर रहा है ये दो चीजें किसी भी दो इंडिविजुअल्स में सेम नहीं हो सकती। सो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल क्या है, डिफरेंट है दूसरे से, ठीक है। तो अब ये हटाता हूं मैं, तो एक दो चीजें और समझ लेते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। टॉपिक मतलब हमारा टॉपिक तो स्टार्ट हो ही चुका है ऑब्वियसली, लेकिन अपना प्रोसीजर पढ़ने से पहले एक दो चीजें हम और पढ़ लेते हैं। प्रोसीजर के अंदर आपको एक चीज मैं बोलूंगा, प्रोब। प्रोब का मतलब क्या होता है, प्रोब का मतलब होता है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो प्रोब इज सिंगल स्टैंडर्ड, आरएनए भी हो सकता है, यहां पे मैं लिख रहा हूं डीएनए सिंगल, क्योंकि यहां पे जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। और क्यों यूज होता है प्रोब का, प्रोब का क्यों यूज होगा, कहां यूज होगा, वहां पे और अच्छे समझ में आएगा, यहाँ पे सिर्फ सुन लो। प्रोब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, सिंगल स्टैंडर्ड है, जिसपे कोई भी और छोटे छोटे सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स है, छोटे छोटे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, छोटे छोटे, ठीक है। और इनके ऊपर कोई भी रैंडम सीक्वेंस प्रेजेंट है, कोई भी रैंडम सीक्वेंस, ठीक है, एटीजीसी का कोई भी रैंडम सीक्वेंस प्रेजेंट है इनके ऊपर। ये जो छोटे छोटे सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब है, ठीक है, ये डीएनए के साथ जाके क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे भी मेरा डीएनए का फ्रेगमेंट है वहां पे जाके ये बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इस प्रोब को क्या कर दूं, रेडियो लेबल्ड कर दूं, रेडियो लेबल्ड का मतलब है अगर मैं इनको रेडियो एक्टिव कर दूं प्रोब को, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने डीएनए को देख भी सकता हूं, ठीक है। मैं अपने डीएनए को देख भी सकता हूं, कैसे, लेट्स से मेरे पास एक ऐसा डीएनए है जो कि मैं देखना चाहता हूं, मुझे पता है कि डीएनए इज अ ट्रांसपेरेंट मॉलिक्यूल, इसको मैं देख नहीं सकता हूं नॉर्मली, मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए, मेरे को स्टेन चाहिए या फिर मेरे को कोई ना कोई रेडियो एक्टिविटी चाहिए। तो हमने पिछले एक्सपेरिमेंट्स भी पढ़े इस चैप्टर में जिसमें रेडियो एक्टिविटी का यूज किया गया है, तो हमें पता है कि रेडियो एक्टिव करने के बाद मॉलिक्यूल चमकने लगता है। तो आप क्या करोगे, आप छोटे छोटे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का यूज करते हो, उन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या कर देते हो, रेडियो लेबल्ड कर देते हो। अब इसको आप कहोगे लेबल्ड प्रोब, क्या बोलोगे, लेबल्ड, मतलब आपने इसको रेडियो एक्टिव कर दिया। इस प्रोब को आप क्या कर सकते हो, डीएनए के साथ बाइंड करा दो, इसको प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, बाइंडिंग ऑफ डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, चिपक जाना। तो चिपक गए डीएनए अगर आपस में, ठीक है, तो क्या होगा, ये डीएनए पुराने वाला जो मेरे को नहीं दिख रहा था, प्रोब के बाइंड होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी आ चुकी है, मैं जैसे ही इस पे लाइट मारूंगा ये पोर्शन चमकने लगेगा। तो डीएनए फ्रेगमेंट प्रेजेंट किधर है, ठीक है, कहां प्रेजेंट है, डीएनए को विजुअलाइज करने के लिए आप किसका यूज करते हो, रेडियो एक्टिव प्रोब का, किसका यूज करते हो, रेडियो लेबल्ड लेबल्ड प्रोब का, ठीक है। मतलब आपने छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाए हुए हैं सिंगल स्टैंडर्ड, उनको रेडियो लेबल किया हुआ है, ठीक है, वो रेडियो एक्टिव है, और रेडियो लेबल करने के बाद आपने क्या किया, उसको हाइब्रिडाइज करा दिया डीएनए से। जहां जहां डीएनए फ्रेगमेंट प्रेजेंट होगा वहां वहां रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी, आप एक्सरे डालो, यूवी रेज डालो, आपको चमक के दिखेंगे अलग से फ्रेगमेंट्स, ठीक है। वो हम समझेंगे कहां है, बस ये समझने की कोशिश करो, छोटी सी चीज है प्रोब, ठीक है, आगे फिर बताऊंगा क्या है, ठीक है। वीएनटीआर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, क्या है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये मेरे को हेल्प कैसे करेगा, ठीक है, कैसे हेल्प करेगा दो इंडिविजुअल्स को पहचानने में, कैसे हेल्प करेगा पैटर्निटी केसेस के अंदर, ठीक है, कैसे हेल्प करता है फॉरेंसिक्स के अंदर, इन सब में कैसे हेल्प करता है ये एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल में प्रोसेस क्या है। तो देखो जरा, अगर मैं बात करूं डीएनए की,
तो लेट से कोई भी क्राइम सीन है या फिर कोई भी चीज, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे को ही अपना फिंगरप्रिंट बनवाना है, ठीक है, मेरे को अपना फिंगरप्रिंट बनवाना है, तो क्या किस किस कौन कौन से सेल से, बॉडी के कौन कौन से पार्ट से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है, या फिर किसी भी क्राइम सीन पे क्या क्या ढूंढ सकती है जो पुलिस है या इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो क्या क्या ढूंढ सकती है जिससे डीएनए निकाल सकते हैं, ठीक है। सो डीएनए जो है वो कहां कहां से निकल सकता है, तो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है ब्लड से, ठीक है, मोस्ट कॉमन ब्लड, बिल्कुल ब्लड में सेल प्रेजेंट है। उसके अलावा हेयर फॉलिकल से, हेयर फॉलिकल से मिल सकता है। तीसरा स्किन से मिल सकता है, देन बोन से मिल सकता है, सलाइवा से मिल सकता है, सीमेन से मिल सकता है, ठीक है, या बॉडी के किसी भी टिश्यू से मिल सकता है, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन है जो कि जनरली क्राइम सीन्स पे ये सारी चीजें देखी जाती हैं, ठीक है, कि इनमें से आप डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या कर सकते हो, उसका फिंगरप्रिंट बना सकते हो। वही टेक्निक अब हम पढ़ने वाले हैं कि फिंगरप्रिंट बनाया तो बनाया कैसे जाए, ठीक है, कैसे फिंगरप्रिंट बनाया जाता है, क्या टेक्निक है, हटा दो इसे। और फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ठीक है, और बहुत ज्यादा बड़ी साइंस नहीं है इसके पीछे, आपको साफ साफ दिखेगा कि प्रिंट फिंगरप्रिंट कैसे बन रहा है, ठीक है। ये हटा रहा हूं, तो देखो जरा क्या हो रहा है, और यहाँ पे समझ में भी आएगा आपको और अच्छे से प्रूव किया है तो कि किस लिए यूज होता है। तो अगर मैं बोलूं स्टेप्स फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, स्टेप्स फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो सबसे पहला स्टेप बहुत इजी स्टेप और बेसिक, हमें पता है ये तो करना ही पड़ेगा। आपको कोई भी सेल मिला, ठीक है, या मेरे को अपना फिंगरप्रिंट बनवाना है, मैंने अपना कोई भी सेल दिया, तो उस सेल में से सबसे पहला काम होता है क्या करना, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को क्या करना, आइसोलेट करना। डीएनए को क्या कर दिया आपने, आइसोलेट कर दिया, तो लेट से डीएनए को आइसोलेट कर लिया गया। दूसरा काम होता है, ठीक है, दूसरा काम होता है डाइजेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो लेट्स से आपको लग रहा होगा सिंगल स्ट्रैंडेड क्यों बना दिया, सिंगल स्ट्रैंड नहीं था, वो लो पावर हाई पावर का फर्क रहता है। डाइजेशन ऑफ डीएनए की बात करते हैं। डाइजेशन ऑफ डीएनए का मतलब होता है डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बांट देना, ठीक है, जिसको हम फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए भी कह सकते हो। यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है, आपको याद रखना है। हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी एंजाइम यूज किया था, ठीक है, लेकिन वहां पे मैंने नाम नहीं लिखवाया था, यहाँ पे लिख लो। एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंडो न्यूक्लियस। इस एंजाइम के बारे में बायोटेक में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन सिंपल सा ये याद कर लो एक बार, या समझ लेते हैं। एज, मैंने आपको पहले बहुत बार बताया कि एज जिस भी एंजाइम के आगे लग जाए वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी मॉलिक्यूल को तोड़ रहा है या काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस मतलब ये न्यूक्लिक एसिड को काटेगा, यहाँ पे डीएनए न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड को काटेगा कहां से, एंडो, मतलब ये बीच में से न्यूक्लिक एसिड पे कट लगा देगा, और न्यूक्लिक एसिड के आपके छोटे छोटे तोड़ के उसके क्या बना देगा, छोटे छोटे अलग साइजेस के, ठीक है, कोई बड़ा कोई छोटा कोई बहुत छोटा कोई बहुत बड़ा, अलग अलग साइजेस के क्या बना दिए इसने, फ्रेगमेंट्स बना दिए, डीएनए के फ्रेगमेंट बना दिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये डीएनए के फ्रेगमेंट जो है हमें मिल चुके हैं, ये सेकंड स्टेप में हमने बना दिया। तीसरा स्टेप रहता है आपका सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब आपको क्या करना है, इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है डिपेंडिंग ऑन देयर लेंथ, ठीक है। अभी आप डीएनए को देख नहीं सकते हो, आपने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर दिया, डीएनए जो है कलर्ड मॉलिक्यूल नहीं, तो आपने एक्सट्रैक्ट किया, उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया, फ्रेगमेंट छोटे बड़े किसी भी साइज के फ्रेगमेंट्स आए अलग अलग तरीके के, ठीक है, कभी छोटे कहीं छोटे आए कुछ बड़े आए, ठीक है, ये फ्रेगमेंट्स आपको मिल गए। अब आपने क्या किया, तीसरे प्रोसेस में आपको इन फ्रेगमेंट्स को अलग करना है। फ्रेगमेंट्स को अलग करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक का हम यूज करते हैं, जिस टेक्निक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या करते हैं इसके अंदर, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर जेल का यूज किया जाता है, कि कौन से जेल का, एग्रोस जेल, ठीक है। तो हमने जो पढ़नी है वो कौन सी है, एग्रोस जेल। तो एग्रोस जेल कुछ नहीं है, ये जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस है ताकि फ्लूइडिटी मिले थोड़ी सी, सेमी फ्लूइड, ठीक है, जेली लाइक है तो इसके अंदर मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर सकते हैं, बहुत तेज नहीं लेकिन मूव कर सकते हैं। होता क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा एपरेटस है जो कि आपको ऐसा दिखेगा, बॉक्स लाइक दिखेगा, ठीक है, तो आपको बॉक्स लाइक एपरेटस दिखेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, ये बॉक्स लाइक है, ऐसा बॉक्स है, ठीक है, आप बॉक्स मान सकते हो। बॉक्स के अंदर क्या भरा हुआ है, पूरा जेल भरा हुआ है, ठीक है, पूरे बॉक्स में क्या भरा है, जेल। और बॉक्स में एक साइड पे क्या बने हुए, खांचे बने हुए, ठीक है। ये खांचे क्यों बने, ये खांचे इसलिए बने कि आप इसमें जो भी मॉलिक्यूल डालोगे वो जेल के ऊपर तैरने लगेगा, ठीक है। तो ये बॉक्स है, बॉक्स है एक, ठीक है, जो बॉक्स है उसके अंदर जेल भरा हुआ है, और यहाँ पे आपके खांचे बने हुए हैं जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, डीएनए डाल सकते हो। यहाँ पे एक और अच्छी बात है, क्या है, यहाँ पे अच्छी बात है मतलब यहाँ पे एक और बात समझने वाली है, क्या है कि आप ये वाला जो साइड है, ठीक है, जहाँ पे खांचे बने हैं, यहाँ पे रहता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। कौन सा चार्ज इलेक्ट्रोड है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड रहता है। और जो दूसरी साइड है वो कैसा रहता है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। कुछ नहीं, आप ऐसा याद कर सकते हो कि इसको मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा सरफेस, और ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज सरफेस हो जाएगा। अब क्या करा आपने, अब आपने इस खांचे के अंदर, ठीक है, एक किसी भी खांचे के अंदर क्या किया, आपने क्या कर दिया, डीएनए डाल दिया। तो डीएनए जो फ्रेगमेंट्स आए थे आपके पास, आपने उसको, ठीक है, इस खांचे के अंदर डाल दिया, तो क्या होगा, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि डीएनए जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ इस चैप्टर के अंदर, तो आपको पता होगा क्यों नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है इसके, PO4-2। सो डीएनए इज एन एसिडिक मॉलिक्यूल, यहाँ पे एसिडिक का कोई काम नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए एसिडिक मॉलिक्यूल एंड नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज भी है। तो कुछ सोचो, जब मैं यहाँ पे डीएनए को डालूंगा, ठीक है, तो क्या लगता है ये इस वाले इलेक्ट्रोड से दूर भागने की कोशिश करेगा कि नहीं, और पॉजिटिव वाला उसको ट्रैक करेगा तो पॉजिटिव वाले के पास जाने की कोशिश करेगा,
ठीक है, तो जो मुझे दिख रहा है क्या आपको दिख रहा है कि क्या होगा जैसे ही आपने इसके अंदर, इस खांचे के अंदर क्या डाला, डीएनए डाला, ठीक है, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब जिस साइड आपने डाला उसकी दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं मोबिलिटी की। मोबिलिटी आपने केमिस्ट्री में बहुत बार टर्म पढ़ा है। बेसिकली मोबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू मूव, कितनी जल्दी कोई मॉलिक्यूल मूव कर सकता है। तो आपको ये भी पता होगा कि जितना साइज छोटा, खुद सोचो जिस फ्रेगमेंट का साइज छोटा वो क्या सबसे आगे जाएगा, जिस फ्रेगमेंट का साइज बड़ा क्या वो पीछे रह जाएगा थोड़ा, और जिसका बहुत बड़ा और भी पीछे रह जाएगा। तो ये तो सिंपल सी बात है कि जिस भी डीएनए फ्रेगमेंट का साइज छोटा होगा वो सबसे आगे जाएगा, जिसका थोड़ा बड़ा होगा पीछे रह जाएगा, उससे बड़ा और भी पीछे, सबसे बड़ा सबसे पीछे रह जाएगा। तो आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से क्या कर सकते हो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से आप डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग अलग कर सकते हो। ये अलग अलग कैसे किया आपने, मैं समझाता हूँ कैसे किया। यहाँ पे डीएनए डाला, डीएनए का जो सबसे बड़ा फ्रेगमेंट था या जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट था वो आ गया सबसे आगे, उससे बड़ा कहाँ आ गया, उससे पीछे, उससे बड़ा कहाँ आ गया, उससे पीछे, सबसे बड़ा कहाँ रह गया, सबसे पीछे। ठीक है, तो ये था डीएनए का सबसे बड़ा मॉलिक्यूल। तो आपने क्या किया इस मशीन का यूज करके, आपने इस मशीन का यूज करके डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। सबसे छोटे वाला सबसे आगे चला गया, सबसे बड़े वाला सबसे पीछे चला गया। ठीक है, यही है मेरा फिंगरप्रिंट, यही है मेरे डीएनए का क्या, फिंगरप्रिंट। ठीक है, तो ये फिंगरप्रिंट जो है मेरे डीएनए का ये यहाँ पे प्रिपेयर हो गया है। यहाँ पे लेकिन एक इशू है। ठीक है, क्या इशू है कि जो जेली है वो कोई स्टेबल मीडियम नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक नहीं बेसिकली दो इशू है, दोनों समझने की कोशिश करो कि जो जेली है वो स्टेबल मीडियम नहीं है, आपको एक स्टेबल मीडियम पे इसको ट्रांसफर करना होगा। इसको क्या करना है, आपको इस मशीन से स्टेबल मीडियम पे ट्रांसफर करना है। तो स्टेबल मीडियम पे ट्रांसफर करो सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले स्टेबल मीडियम पे क्या करना है, आपको ट्रांसफर करना है। पहली प्रॉब्लम जो कि सॉल्व कर लोगे आप ट्रांसफर करने के बाद। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इस डीएनए को मैं देख नहीं सकता हूं अभी। क्यों, क्योंकि डीएनए जो है वो कलर मॉलिक्यूल नहीं है। तो मेरे को किसी तरीके से इसको देखना है, विजुअलाइज कैसे करूं, तो उसके लिए यूज करते हैं हम क्या, रेडियो एक्टिव प्रोब या रेडियो लेबल्ड प्रोब का। अभी देखते हैं क्या किया जाए। नेक्स्ट स्टेप हम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जरा, विच इज द फोर्थ स्टेप। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर ली, फोर्थ स्टेप क्या करोगे आप, फोर्थ स्टेप में आप करोगे ट्रांसफर। क्या करोगे, ट्रांसफर ऑफ, लिख देता हूं यहाँ पे, या मैं आपको नाम लिख देता हूं, टेक्निक का डेफिनेशन लिखवा दूंगा। ठीक है, टेक्निक का नाम है सदर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, सदर्न ब्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, इधर लिख रहा हूं। सदर्न ब्लॉटिंग का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स ऑन नाइलॉन, नाइलॉन और नाइट्रोसेल्यूलोज शीट। आपने या तो नाइलॉन की शीट पे या नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट पे क्या कर दिया, इसको ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, तो जो नाइलॉन की शीट है और नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट है, आपने क्या करा, उसको ट्रांसफर कर दिया इन फ्रेगमेंट्स को, बिल्कुल बिना हिलाए जैसे थे वैसे ही ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो आपके जो डीएनए फ्रेगमेंट्स थे अब वो किधर आ चुके हैं, वो आ चुके हैं आपकी शीट के ऊपर। अब मेरे पास क्या आ चुका है, मैंने इसको किस पे ट्रांसफर कर दिया, शीट पर। ये जो मेरा क्या है, फिंगरप्रिंट आया। ठीक है, तो इस फिंगरप्रिंट को मैंने क्या करा, शीट पे ट्रांसफर कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इसको देखना है। ठीक है, देखू तो देखू कैसे, तो देखने का तरीका क्या है, ये जो शीट आपके पास आई है, लेट्स से ये शीट है, शीट, लेट्स से ये शीट, और इस शीट पे बना है ये रहा, ये फ्रेगमेंट्स अलग हुए हैं साइज के अकॉर्डिंगली, ये रहा उससे छोटा, ये रहा सबसे छोटा, ये रहा मेरा फिंगरप्रिंट। लेकिन इसको मेरे को देखना है, अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो मुझे पता है यहाँ पे देखूं कैसे, कैसे देखूं, मेरे पास मैंने जो प्रोब प्रिपेयर कर रखे हैं, मतलब छोटे 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 डीएनए के सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स जिनको मैंने रेडियो लेबल किया हुआ है, उसको इसके ऊपर डाल दूंगा। ठीक है, इसको क्या करा, इससे ट्रीट कर दिया। तो क्या होगा, तो जहां जहां पर जाके, जिस भी जगह पे जाके वो सेगमेंट्स डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स बाइंड करेंगे, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, वहां पे क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, और उस जगह पे क्या आ जाएगी, रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी। बाकी जब मैंने इसको ट्रीट किया प्रोब से, यहाँ पे तो प्रोब का हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बाकी कहीं पे नहीं होगा, तो मैं फिर इसको क्या कर दूंगा, रिंस कर दूंगा थोड़ा वाटर से। ठीक है, वाटर से रिंस, या फिर इसको मैंने साफ कर दिया बेसिकली एक्स्ट्रा प्रोब्स को हटाने के लिए। तो एक्स्ट्रा प्रोब्स हट गए, मतलब इधर उधर जो प्रोब्स गिरे हुए थे, ये गिरे हुए थे, ये गिरे हुए थे, इन सबका कोई काम नहीं है। तो जैसे ही मैं इसको रिंस करूंगा, ये क्या हो जाएंगे, ये चले जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गए, ये चले गए, इनका कोई काम नहीं है, तो इनको मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब मेरे को इसको देखना है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसको देखना है। तो देखने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले देखा ना, देखने के लिए क्या किया, सबसे पहले ट्रीट किया इसको, किससे, ट्रीटेड विद रेडियो लेबल्ड, रेडियो लेबल्ड। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ लेबल्ड लिखा हुआ है, तो लेबल्ड भी लिखोगे तो चलेगा, ऑब्वियस बात है, रेडियो लेबल्ड है, रेडियो लेबल्ड प्रोब। ठीक है, इस प्रोब को आप वीएनटीआर प्रोब भी बोल सकते हो, वीएनटीआर प्रोब। ठीक है, प्रोब भी बोल सकते हो, वीएनटीआर प्रोब भी बोल सकते हो। सिक्स्थ, अब क्या करोगे आप, अब आपको ये देखने हैं। ठीक है, आपने रेडियो एक्टिव तो कर दिया, तो रेडियो एक्टिविटी को देखने का क्या तरीका होता है, क्या तरीका है, एक्सरे फिल्म, एक्सरे के आगे ट्रीट कर दो इसको, ये शीट लेके जाओ, एक्सरे से ट्रीट करो उसको, या यूवी रे से ट्रीट करो। तो जैसे ही रेज पे पड़ेंगी, डीएनए के मॉलिक्यूल्स अलग से चमकेंगे। ठीक है, जहां जहां पे आपका फ्रेगमेंट प्रेजेंट है वो रीजन अलग से चमकने लगेगा। इसको हम कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, आपने क्या किया, ऑटो रेडियोग्राफी का यूज किया। आपने आपने क्या किया, आपने रेस डाली इसके ऊपर, जहां जहां पे डीएनए प्रेजेंट था,
ठीक है, वहां पे क्या करने लगा, वहां पे ये आपका दिखने लगा और ये फिंगरप्रिंट तैयार हो गया है। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल का, मेरा, इट्स माइन। ठीक है, ये मेरा फिंगरप्रिंट तैयार हो गया। ठीक है, तो ये मेरा फिंगरप्रिंट तैयार हो गया। ये बात समझ में आई? ऐसे ही आप किसी भी इंडिविजुअल का फिंगरप्रिंट तैयार कर सकते हो। किसी भी इंडिविजुअल का फिंगरप्रिंट क्या तरीका है, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करो उसको। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पर्टिकुलर साइज के, कुछ छोटे और कुछ बड़े, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कि उसके डीएनए पे सीक्वेंस क्या है वो हम पढ़ेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की क्या क्या प्रॉपर्टी रहती है वो जो बायोटेक में पढ़ेंगे तो टॉपिक और स्ट्रांग हो जाएगा आपका। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट लगा देगा कुछ छोटे और कुछ बड़े फ्रेगमेंट्स का। आपने क्या किया, आपने उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लिया, किसका, डीएनए के फ्रेगमेंट्स का। फिर उसको एग्रोस जेल से आपने नाइलॉन शीट पे ट्रांसफर कर दिया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद आया सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग के बाद क्या हुआ, ट्रीट विद रेडियो लेबल्ड प्रोब, आपने उसको प्रोब से ट्रीट किया, रेडियो लेबल्ड, और देखने के लिए ऑटो रेडियोग्राफी, उस पर रेस डाल दी। ठीक है, तो आपको वो दिख रहा है। और ये जो फिंगरप्रिंट है ये मेरा यूनिक होगा। ठीक है, ये फिंगरप्रिंट मेरा खुद का है और ये मेरा यूनिक फिंगरप्रिंट है। किसी दो इंडिविजुअल का ये फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता है। तो जैसा कि मैंने आपको टॉपिक के शुरू में बताया था कि अंगूठे का छाप जैसे लिया जाता है, अंगूठे का जो इंप्रेशन है वो लिया जाता है, या हमारी फिंगर्स का प्रिंट लिया जाता है, अपने डीएनए का भी प्रिंट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, एक आपने इंप्रेशन प्रिपेयर कर लिया शीट के ऊपर। ठीक है, तो ये अब फिंगरप्रिंट तैयार हो गया है। ठीक है, ऐसे ही किया जाता है फिंगरप्रिंट तैयार। तो ऐसे ही मैं आपको दो तीन क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ जरा, या दो तीन चीजें समझ लेते हैं ये फिंगरप्रिंट के बारे में। और तो स्टेप्स आपको याद रखने, स्टेप्स मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हटा रहा हूँ जरा, ये हटा रहा हूँ, ये भी हटा रहा हूँ नीचे वाला। देखो जरा, ठीक है, यहीं पे बता रहा हूँ मैं आपको। लेट से मैं तीन इंडिविजुअल्स लेता हूँ, ए, बी और सी। ठीक है, तो तीन तीन इंडिविजुअल लेता हूँ, या फिर मैं लेता हूँ ये ए, बी एंड सी। ये तीन इंडिविजुअल का फिंगरप्रिंट है। तीन इंडिविजुअल का नहीं, दो का लेता हूँ सर, ए और बी का, और एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेट से एक जगह पे एक किसी बैंक में चोरी हुई। ठीक है, जो चोर थे, ठीक है, जो चोर थे, ठीक है, हाथापाई में एक चोर का खून निकला। ठीक है, एक चोर का क्या निकला, खून निकला, और वो वहीं पे गिर गया। तो फोरेंसिक टीम ने जो चोर है उसके खून का प्रिंट बनाया और कुछ सस्पेक्ट पकड़े कि भाई इन दोनों में से चोर हो सकता है कोई, लेकिन पता नहीं कि इन दोनों में से कौन एक्चुअल में चोर है। तो ये ब्लड जो है, इसका डीएनए इन दोनों में से किससे मैच कर रहा है। तो आपने क्या किया, आपने इसका फिंगरप्रिंट बनाया। ठीक है, सबसे पहले इसका डीएनए फिंगरप्रिंट बनाया। कैसे बनाया, आइसोलेट किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, सदर्न ब्लॉटिंग किया, उसके बाद रेडियो लेबल प्रोब से ट्रीट किया, उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी करने के बाद मेरे को दिख रहा है, लेट से मेरे को ऐसा दिख रहा है, लेट से एक, दो, तीन, चार। ठीक है, ये दिख रहा है, सबसे आगे पहुंच गया एक फ्रेगमेंट पहुंच गया सबसे आगे, ये सबसे दूर, ये पहुंच गया। ठीक है, बी की बात करूं तो बी का मुझे दिख रहा है कुछ ऐसा, ए का सॉरी, और बी का मेरे को दिख रहा है कुछ ऐसा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब जो आपको सिर्फ फिंगरप्रिंट मिल जाए तो फिर उसके बाद फिंगरप्रिंट को मैच करना बच्चों का काम होता है। ठीक है, फिंगरप्रिंट को मैच करना बच्चे का काम है। आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी चीज है। अब मैच करना बहुत ही आसान है। क्या करना है, अब आपको बस इसको उठा के मैच करना है कि किससे मैच कर गया है। ठीक है, बस मैच करो, आपको पता चल जाएगा इसमें से कौन है। क्या ए चोर है, तो आप देखो ये मैच कर रहा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इधर नहीं है, इधर नहीं है, और ये दोनों की तो पोजीशन इससे अलग है। तो ए ये इंसान नहीं है, तो ए का मैच नहीं करा। बी का मैच करो, है बिल्कुल, बिल्कुल है, यहाँ पे भी है, इधर भी है, तो बी का मैच कर लिया, तो पकड़ लो भाई ये चोर। बी पता चल गया कि बी क्या है, चोर है। ठीक है, तो ऐसे आप पता कर सकते हो। ठीक है, फोरेंसिक्स में इसका बहुत काम है, क्रिमिनल केसेस में इसका बहुत काम है। ठीक है, और डीएनए कहाँ से मिल सकता है मेरे को, ये हो सकता है ये डीएनए मेरे को मिल गया हो ब्लड से, हो सकता है स्किन सेल से मिल गया हो सकता है सलाइवा से मिल गया हो, हेयर फॉलिकल से मिल गया हो। ठीक है, या किसी भी टिश्यू के किसी भी सेल से मैं डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा एक और सिनेरियो ले लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, एक और सिनेरियो ले लेते हैं। तो पैटर्निटी केस में क्या होता है, ठीक है, या मम्मी पापा के केस में क्या होता है, जरा ये समझो। लेट्स से मैं चाइल्ड, मेरे पास यहाँ पे भी तीन इंडिविजुअल है। एक क्या है, मेल का फिंगरप्रिंट, दूसरा, या मदर बोलता हूँ इसको, फादर, तीसरा क्या है, चाइल्ड का फिंगरप्रिंट। ठीक है, तो मदर, फादर, चाइल्ड। ठीक है, अब क्या होगा जरा ध्यान से समझना। इस केस में क्या होता है, मदर का फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है, मदर से ब्लड लिया या जो भी सेल लिया जिससे डीएनए एक्सट्रैक्ट करके इससे आपने क्या किया, फिंगरप्रिंट तैयार कर लिया। मदर, हीरा मदर का फिंगरप्रिंट बना लेते हैं फटाफट से। हीरा मदर का फिंगरप्रिंट, ये रहा फादर का फिंगरप्रिंट। ठीक है, लेट्स से ये रहा फादर का फिंगरप्रिंट, और चाइल्ड का फिंगरप्रिंट ये रहा। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब आपको अगर मैच करना है कि क्या इसी मदर फादर से ये चाइल्ड आया है, या फिर मदर या फादर से किसी कोई फिंगरप्रिंट इसका मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, मदर और फादर से कोई भी ऐसा फिंगरप्रिंट है जो कि इन दोनों में से नहीं आया है। ठीक है, इन दोनों के अलावा कहीं तीसरी जगह से आया लग रहा है, नहीं आया, तो चेक करते हैं जरा। चाइल्ड में ये चेक करो पहला, तो आपको मिल रहा है। ठीक है, ये मिल गया।
ठीक है, आप ये मान सकते हो, ये आप बिल्कुल चार्ट, मेरा मैंने साइज थोड़ा ऊपर नीचे बना दिया, सिर्फ समझने वाली बात है। ये रहा दूसरा, फादर में नहीं है लेकिन मदर में, तो हो सकता है मदर का हो ये, ठीक है चलेगा। ये वाला फादर में नहीं है लेकिन मदर में चलेगा। ये रहा फादर में, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है कि मदर और फादर का जो फिंगरप्रिंट है वो चाइल्ड से मैच कर रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि इन दोनों का ही चाइल्ड है, ठीक है। तो इस केसेस में भी पता चलता है। या फिर आपको अभी प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था कि किसी एक्सीडेंट के अंदर, ट्रेन एक्सीडेंट के अंदर या फिर फायर आग लगने के एक्सीडेंट के अंदर, अब इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है कि पहचान में नहीं आ रही है शक्ल की इंडिविजुअल्स हैं कौन, उनको पहचाने कैसे, कोई ऐसी टेक्निक बताओ जिससे पहचान सके हम। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हो आप उस केस के अंदर, ठीक है। कि आप किसी मदर फादर का फिंगरप्रिंट मंगवाओ, उनके साथ मैच करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि ये सन या फिर ये डॉटर जो है ये इन्हीं की है, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है कि इन दोनों से मैच कर रहा है? क्योंकि हमें पता है कि 50% ऑफ द क्रोमोसोम्स और डीएनए इज डोनेटेड बाय मदर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड 50% इज फ्रॉम फादर। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। ऐसा ही एक आपको ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जरा ये देखो, आपको यहाँ पे भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दिख रही है बेसिकली। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको समझ में आ रहा है, ए बी और सी तीन सैंपल है, तीनों को अलग किया बिल्कुल सेम प्रोसेस के थ्रू, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, नेगेटिव की तरफ मूव कर गया, पॉजिटिव की तरफ मूव कर गया, और तीनों का प्रिंट तैयार हो गया, ठीक है। और आप मैच करके देखोगे तो एक चाइल्ड है, एक मदर है और एक फादर है, ठीक है। तो जो चाइल्ड है वो सबसे ऊपर वाला है, उसके बाद आपको मदर दिख रही है, उसके बाद फादर दिख रही है, वो दिख नहीं रहा लेकिन ये तीन सैंपल्स हैं। बेसिकली इसके थ्रू आप ये समझने की कोशिश करो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हुई कैसे, ठीक है। सॉरी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे हुई। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको समझ में आ रही है कि हो कैसे रही है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे मेन टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं आपके। स्टेप्स ऑफ डीएनए आइसोलेशन आपको समझ, स्टेप्स फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे छोटी सी बात और, ठीक है, जिसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा और चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, इस चीज को लिख के रख लो, ये एग्जाम में बहुत बार आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग कर लोगे क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी असाइनमेंट वगैरह करोगे तो हो ही जाएगा। यहाँ पे एक और चीज आती है कि बहुत सारे केसेस के अंदर क्या होता है, फोरेंसिक केसेस के अंदर, कि जो क्राइम सीन से आपको जो सेल मिला, ठीक है, वो बहुत कम सेल मिले और जो डीएनए मिला बहुत कम है। तो अगर आपको डीएनए बहुत कम मिला है और आप चाहते हो कि डीएनए को क्या कर सकूं मैं, इसकी फोटोकॉपी कर सकूं, तो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी पढ़ा है कि डीएनए की फोटोकॉपी करने का तरीका क्या है, कि उसको होस्ट के अंदर डाल दो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। लेकिन अब और ज्यादा अच्छी टेक्निक्स आ चुकी है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था तब इतनी अच्छी डीएनए क्लोन करने की टेक्निक्स हमारे पास नहीं थी आर्टिफिशियल। अब हमारे पास एक आर्टिफिशियल टेक्निक है जिसका नाम है पीसीआर। ये भी हम पढ़ेंगे बायोटेक में, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ नाम बता देता हूँ। पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है या फिर एक ऐसा आपके पास लैब में करने वाली आर्टिफिशियल टेक्निक है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, डीएनए को रेप्लिकेट करा सकते हो जितनी बार आप चाहो, और आर्टिफिशियली करा सकते हो आप ये काम। आपको किसी ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है, किसी ऑर्गेनिज्म की मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एज सच डायरेक्टली जरूरत नहीं है। तो इसका नाम क्या है, पॉलीमरेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मतलब मेरे को एक सेल से डीएनए मिल जाए, अगर मैं उसको पीसीआर टेक्निक का यूज करके रेप्लिकेट कराऊंगा तो मस्त एकदम टेस्ट ट्यूब भर के डीएनए बना सकता हूँ सेम टाइप का, क्योंकि मैं रेप्लिकेट करा सकता हूँ उसको आर्टिफिशियली। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अगर मेरे को यहाँ से डीएनए कम मिला है, ठीक है, फॉरेंसिक्स के केस में ऐसा होता है कि डीएनए अगर कम मिले तो क्या होगा, तो आप उसको पीसीआर में ट्रीट कर दो, डीएनए का अमाउंट बढ़ जाएगा, उसके बाद ये प्रोसेस कर लो, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा तो कैसे फिंगरप्रिंट बन रहा है, क्या हो रहा है, वो सब समझ में आ रहा है। एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन क्या है इसकी, ठीक है। एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन में क्या होता है, एप्लीकेशन में फोरेंसिक टेस्ट में यूज होता है, ठीक है, टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स, और उसके अलावा टू रिजॉल्व पेरेंटल डिस्प्यूट्स, ठीक है। पेरेंटल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स, ठीक है, और पेरेंटल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए ये चीज यूज हो सकती है, ठीक है। और दो इंडिविजुअल्स का डीएनए वैसे भी मैच करना चाहो तो वो भी हो सकता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टॉपिक इतना ही था, जितना लिखवाया उतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वीएनटीआर की फुल फॉर्म आ जाती है, प्रोब कहाँ यूज होता है, सदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से तो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और आपको ये स्टेप्स याद होने चाहिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। ये हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लास्ट टॉपिक था। हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। और इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लो, नोट्स ढंग से बना लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।